आज की वीडियो हम दो चीज़ों पर डिपेंड करेंगे। एक है, पहला है कि रिवीजन कैसे करें, और पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। प्री के, यहाँ पर हम आज मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम प्री की बात कर रहे हैं कि प्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और रिवीजन कैसे करें। सबसे पहले हम रिवीजन पर ही बात कर रहे थे कि रिवीजन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है। आज के युवाओं में ना, आज के जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनकी एक प्रॉब्लम है। जैसे क्या होता है कि मेरे कुछ दोस्त भी ये बात बताते हैं कि उन्होंने 13 से 14 मंथ उन्होंने क्लासेस तो कर ली है ना, उन्होंने सारे सब्जेक्ट की क्लासेस कर ली। अब उन क्लासेस को डाइजेस्ट करना है ना, उन क्लासेस को अपनी मन में बैठाना बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब उनको ऐसा समझ ही नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए तरीका क्या है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप रोज़ सब्जेक्ट पढ़ो, मतलब उसको बार बार रिवाइज करो। इससे कहाँ रिवीजन होता है ना। जैसे आप 13-14 सब्जेक्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है। प्री के 6 सब्जेक्ट हो गए, मेंस के इतने सब्जेक्ट हो गए, ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग से हो गया है ना, सी सेट अलग से हो गया। इन सभी सब्जेक्ट की रिवीजन कर पाना, मतलब उसको ये कहना कि आप बार बार इसको पढ़ो, ये मेरे ख्याल से ना एक बेवकूफ़ी और टाइम किलिंग ज़्यादा है ना। तो टाइम की बर्बादी सबसे ज़्यादा है। टाइम की बर्बादी, ये बहुत ज़्यादा बर्बादी है। तो इसमें करना ये है हमें कि रिविजन्स के लिए ना हमें टेस्ट सीरीज का सहारा लेना है। कि हमें टेस्ट सीरीज, उससे क्या होगा कि हमें एक हमारा एप्टीट्यूड डेवलप होगा हमारे एग्ज़ाम के प्रति। जब हम टेस्ट सीरीज के तहत रिवीजन करेंगे तो हमारा एक एप्टीट्यूड डेवलप होगा। तो एप्टीट्यूड सबसे बड़ी बात है कि एप्टीट्यूड और नॉलेज है ना, एग्ज़ाम के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है एप्टीट्यूड और दूसरा है नॉलेज। तो नॉलेज कैसे आएगा? नॉलेज हमें आएगा किताबों से, नॉलेज हमें आएगा लेक्चर्स से, नॉलेज हमें आएगा ग्रुप डिस्कशन से। अब आते हैं रिवीजन कैसे करें, उसकी सबसे बड़ी बात है ना। तो होता क्या है कि जितने भी लोग हैं जो क्लासेस तो कर चुके हैं लेकिन उनको कुछ याद नहीं है, अब वो करें क्या। तो उसके लिए हमारा तरीका ये होता है कि हम रिवीजन करेंगे। तो अब रिवीजन करेंगे कैसे, उसका भी तो एक कुछ तरीका होना चाहिए ना, कि ऐसे रैंडम थोड़ी ना रिवीजन कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीका ये है, मतलब जनरली जो लोग फॉलो करते हैं तो दो तीन तरीका फॉलो करते हैं। एक क्या करते हैं, एक तरह के वे लोग होते हैं जो केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हैं, बार बार उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सोचेंगे कि मतलब हमको ना पीएचडी कर लेना है डायरेक्ट। तो पीएचडी नहीं करना है, क्योंकि आपको एक ऑफिसर बनना है। और ऑफिसर के लिए ज़रूरी होता है, मतलब अगर आप यूपीएससी के पेपर्स देखें तो वो नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड, इन दोनों का मिश्रण होता है ना। तो नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड, इन दोनों बराबर होता है यूपीएससी का एग्ज़ाम। हालांकि इसे सिविल सेवा का एग्ज़ाम कहते हैं, फिर भी यूपीएससी एक पॉपुलर टर्म यूज किया जाता है। तो रिविजन्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात कि हमें ना एक एक सब्जेक्ट उठाना है। अब उस सब्जेक्ट को हमें कैसे उठाना है, तो देखिए क्या होता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसका सबसे बड़ा सोर्स होता है पीवाईक्यू। उसका जब सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स होता है उसे हम कहते हैं पीवाईक्यू। जब आप पीवाईक्यू बार बार देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार देखेंगे, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसे जो 300 पेज 400 पेज के हम एक एक सब्जेक्ट की जो बुक पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, क्लासेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, एवरीथिंग। तो उसके लिए तरीका होना चाहिए कि हम उसमें ना 3 टाइप्स के हमें कंटेंट पढ़ने होते हैं। पहला होता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
जिसे हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर दूसरा होता है इम्पॉर्टेंट, और तीसरा होता है कम इम्पोर्टेंट। तो 3 टाइप के हमें कंटेंट पढ़ने होते हैं। पहला वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा हल्का सा कम इम्पोर्टेंट, और तीसरा बहुत कम इम्पोर्टेंट। तो सबसे ज़्यादा हमें जो बल देना होता है ना, यही वेरी इंपॉर्टेंट पर देना होता है, सबसे ज़्यादा बल। उसके लिए तरीका क्या होता है, जैसे हम PYQ जब देखते हैं ना, अगर जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब एक तरीका ही बता रहा हूँ, कि जैसे आपने मान लीजिए पॉलिटी उठाया कि मुझे ना पॉलिटी ख़त्म करनी है, तो अब आपने देखा कि पॉलिटी के मैंने जो क्लासेस की थी उसकी 300 पेज के शॉर्ट नोट्स बन गए, 300 पेज के मेरे जो कंटेंट थे वो बन गए, है ना। 300 पेज 200 पेज जितना भी बनता होगा, मुझे आइडिया नहीं है मेरा, मैंने हालांकि क्लासेस की ही नहीं थी, मैंने किसी कोचिंग की आज तक क्लासेस ही नहीं की है। एक दो कोचिंग, मतलब एक कोचिंग मैंने ज्वाइन किया है, मतलब रिसेंटली किया भी है, तो उसकी कुछ कुछ क्लासेस करता हूँ जो मुझे नहीं समझ में आती। तो जो 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 टॉपिक मुझे नहीं बनता उस टॉपिक की क्लास कर लेता हूँ। जनरली मैं क्लास, मतलब मुझे क्लास करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, तो स्टडी की क्लास करना मेरे ख्याल से ठीक है। लेकिन अगर आप टॉपिक्स के लिए क्लास कर रहे हैं तो वो अपनी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है किसको क्या अच्छा लगता है। लेकिन मेरे ख्याल से तो मान लेते हैं कि 300 पेज के आपके शॉर्ट नोट्स हो गए जो आपने क्लास के दौरान बनाए। अब किसी भी कोचिंग में मैं ये दावा करता हूँ, मतलब ये कोचिंग वाले भी दावा करते हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोचिंग वाले दावा करते हैं कि इससे बाहर ये आपका सिलेबस पूरी तरीके से कवर है। इवन कोई अगर आप बुक भी पढ़ते हैं ना, मानक बुक भी पढ़ते हैं, तो उससे भी आपका सिलेबस कवर हो जाता है। जनरली सिलेबस पूरी तरीके से कवर हो ही जाता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें उस बुक को, अब ये 300 पेज की जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, केवल यही आपका प्राइमरी कंटेंट है, इसके बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना है। मतलब अगर आपने क्लासेस की है तो केवल क्लास में जो सर ने नोट करवाया है या फिर उन्होंने जो कहा है पढ़ने के लिए, उसके अलावा अन्य बुक पढ़ने की मेरे ख्याल से ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जैसे 300 पेज की बुक है, तो इसको क्या करिए ना, 300 पेज की, तो हर दिन 30 से 40 पेज की रीडिंग, 40 पेज की रीडिंग। तो एक टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे ना 10 दिन में पॉलिटिक्स समाप्त कर देना है, फिर ऐसे टाइम सेट करना है कि 10 दिन में हिस्ट्री समाप्त कर देना है। अब रीडिंग कैसे करनी है, मैं ये तो बोल देता हूँ कि रीडिंग करनी है, ये सभी बोल देते हैं कि रीडिंग करनी है, लेकिन रीडिंग करना भी कैसे है, मतलब एक पेज पढ़ते हैं तो सोने का मन करने लगता है। तो इसमें तरीका ये होना चाहिए हमारा, मतलब एक पेज पढ़ने के बाद नींद ना आए, उसका ये तरीका है, क्योंकि हमें ना एप्टीट्यूड पर काम करना है भाई। तो इसका एक शानदार तरीका ये है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप पहले दिन पढ़ने बैठ रहे हो, पहले दिन आप रिवीजन की कगार पर हो, तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, 10 से 15 PYQ आप एकदम रीड कर लो। मैं ये नहीं कहता कि आप सॉल्व करो, लेकिन एक बार रीड तो करो ना। रीड करोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ यार, क्वेश्चन किस दायरे से आ रहा है। तो जब आप एक बार रीडिंग करोगे, तो एक बार PYQ रीड करोगे, फिर इसके बाद वही टॉपिक, जैसे आज आपने उठाया, मैं एग्जांपल पॉलिटी का ही ले रहा हूँ। आज आपको पढ़ना है प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना पॉलिटी का पहला टॉपिक है। अब प्रस्तावना पढ़ रहे हो, तो आपका कर्तव्य ये होना चाहिए कि पिछले 10 साल में, है ना, 10 ईयर में जितने भी प्रस्तावना के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको एक बार एटलीस्ट उसको रीड कर लेना चाहिए। तो जब आप प्रस्तावना का टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें हिट होंगी, आपके दिमाग में हिट करेंगी। जैसे प्रस्तावना से मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं प्रस्तावना क्वेश्चन दिखा भी दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए ले ही लेता हूँ, 1 मिनट। ये जैसे ये प्रस्तावना क्वेश्चन है। अब क्या है, प्रस्तावना पहला क्वेश्चन जो है, तो अगर आपने प्रस्तावना आपको याद होगी तो इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है।
सिंपल पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी, तो बता देना है। जिसको भी पता हो, हल्का फुल्का भी प्रस्तावना के बारे में उसको याद हो तो पता है भाई 1950 में ये पंथ निरपेक्षता नहीं था, है ना, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी शब्द नहीं थे, और इतना छोटा तो होगा नहीं, तो आंसर भी होगा इसका सीरियसली। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से इस एप्टीट्यूड से पढ़ाई करना। तो जब आप इस पीवाईक्यू को देखे रहोगे तो आपके दिमाग में पहले आएगा कि यार मुझे ना प्रस्तावना को एकदम याद कर ही लेना है। उसके बियॉन्ड उसकी परिभाषाएं नहीं पूछता, किसी शब्द की परिभाषाएं नहीं पूछ रहा है यूपीएससी में। देखिए किसी शब्द की परिभाषा नहीं पूछ रहा है, एकदम प्रस्तावना की ऊपरी ऊपरी जानकारी पूछ रहा है चारों प्रश्न में। तो हम जब पढ़ेंगे तो हम जो हमें टॉपिक्स में पढ़ाया जाएगा, है ना, जो भी कोचिंग्स में, जो भी बुक में पढ़ाया जाएगा, जर्नल रीडिंग सबकी करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक रीडिंग इन जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस जिस पार्ट से टॉपिक के, हमें स्पेसिफिक रीडिंग उस पार्ट की करनी है ना। टाइम वहाँ पर देना है, टाइम हमें वहाँ पर देना है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हो। जैसे आप मूल अधिकार भी पढ़ रहे हैं, तो मूल अधिकार में आपको केवल आर्टिकल नहीं रटनी है, आपको क्या करना है, आपको उसके कंटेंट पर जाना है, क्योंकि आर्टिकल रटने से आपका काम नहीं होगा। आप देख रहे हैं ना, मूल अधिकार में कोई भी आप क्वेश्चन देख लो, चाहे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो, सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लो, इसके अलावा अन्य जो क्वेश्चन है ये क्या है, कंसेप्ट पर बेस है। कहता है कि अ, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला होता है। यह कथन गलत है। पैरोल तब दिया जाता है जब किसी कैदी, मतलब कोई कैदी है, उसके क्या कहते हैं, उसके घर में कोई ज़रूरी आवश्यक काम पड़ जाता है, शादी विवाह, किसी की मौत, इन सब मामलों में आमतौर पर हमारी जो अदालतें हैं वो पैरोल दे देती हैं। ये कंपलसरी नहीं होता, किसी को हम कंपलसरी नहीं देते, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अपने बेगुनाही का आधार प्रस्तुत कर दे, एविडेंसेस दे दे तो हम उसको पैरोल दे देंगे। तो होता क्या है कि अगर आप मूल अधिकार के क्वेश्चन को देखो तो सारे क्वेश्चन, अब एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही इन जनरल क्वेश्चन है यार। कानून को लागू करने के लिए जो भी कार्यपालन प्रशासनिक अधिकारी निश्चित करते हैं, अनियंत्रित विवेक का अधिकार देता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। तो एकदम एग्जैक्ट ये निजता का अधिकार, आर्टिकल 21। तो ये क्या है ना, कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं। तो अब जब आप पीवाईक्यू देखे रहोगे तो आर्टिकल 21 पर जब जाओगे तो आप आर्टिकल 21 पर रुकोगे, आर्टिकल 14 पर जाओगे तो आर्टिकल 14 पर रुकोगे, बाकी आर्टिकल 15 को जनरल रीडिंग करके निकल जाओगे, आर्टिकल 16 को जनरल रीडिंग करके निकल जाओगे, आर्टिकल 17 को जनरल रीडिंग करके निकल जाओगे। लेकिन जिन जिन आर्टिकल से क्वेश्चन आया है उनको बार बार आप पढ़ोगे, वो चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड जानकारी आपके नोट्स में होनी चाहिए। पहला तो नोट्स में ये चीज़ें होनी चाहिए, पीवाईक्यू से रिलेटेड कंटेंट। तो हमने पहली चीज़ क्या देखी कि हमारे नोट्स में जो पहला चीज़ होना चाहिए वो होना चाहिए पीवाईक्यू से रिलेटेड कंटेंट, पीवाईक्यू का कंटेंट, पीवाईक्यू का कंटेंट। सेकंड, करंट, करंट में जो चर्चा में रहा उसका कंटेंट। अब करंट का हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हमें उद्देशिका का नोट्स बनाना है तो हमको कैसे पता चलेगा कि करंट में आया है कि नहीं आया है। तो उसके लिए आता है टेस्ट सीरीज, उसके लिए क्या आता है, टेस्ट सीरीज। अब हमें टेस्ट सीरीज में जो भी एक तो हम क्या करेंगे, इन जर्नल, तो हमें जो नोट्स बनाना है ना, नोट्स बनाना है पर्टिकुलर, वो टेस्ट के ही बनाना है। नोट्स हालांकि कई लोग अलग अलग तरीके के बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं टॉपिक वाइज नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग टेस्ट सीरीज के बनाते हैं। मेरे ख्याल से टेस्ट सीरीज का बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि टॉपिक वाइज आप नोट्स को उतना लेंदी कर ही देते हो, है ना। टॉपिक वाइज में आपको नहीं पता चलता कि इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे ये टेस्ट सीरीज के अगर आपको नोट्स बनाने होंगे, मान लेते हैं टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू है, लेकिन टेस्ट सीरीज मान लेते कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही तो है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, है ना, आपको ये क्वेश्चन आपने पढ़ा लेकिन आपको डाउट हो गया कि यार इसमें ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में तो आपने पढ़ा है, लेकिन इन दोनों में डाउट हो गया। तो आप क्या करोगे, जब आप शॉर्ट नोट्स अपना बनाओगे तो शॉर्ट नोट्स में अपने दो बातें लिखोगे। पहला,
कि मेरी गलती क्या है इस प्रश्न में। तो मेरी गलती क्या है कि मुझे प्रस्तावना याद नहीं था, इसलिए मैंने गलत कर दिया। प्रस्तावना याद होता तो ये मुझे पता होता कि लोकतांत्रिक क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। और दूसरा क्या लिखेंगे, इसका जो कंटेंट है, जो भी जानकारी है ना, तो जो जानकारी है वो हम लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं जो बता रहा हूँ वो ये होना चाहिए कि नोट्स में हमारे दो चीज़ें समाहित होनी चाहिए। एक है पीवाईक्यू का कंटेंट, पीवाईक्यू के आसपास का कंटेंट, पीवाईक्यू के आसपास का कंटेंट, कंटेंट, और दूसरा करंट। तो ये दो चीज़ें हमारे नोट्स में ज़्यादा इंक्लूड होनी चाहिए। तो नोट्स केवल हमें टेस्ट सीरीज के ही बनाने हैं। अब टेस्ट सीरीज के नोट्स कैसे बनाने वो थोड़ा मैं चर्चा कर देता हूँ। फिर इसके बाद ये बता देता हूँ कि रिवीजन को कैसे, मतलब बार बार हमें करना है, और रिवीजन कितनी बार, मतलब कितनी बार रीडिंग करके हमें रिवीजन करना चाहिए। जो हम टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, मेरे पास कोई टेस्ट पेपर हो तो मैं दिखाता हूँ। जैसे जैसे यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, मान लीजिए कि भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन संविधान लागू होने की तिथि के साथ हुआ। अब मान लेते हैं कि इस प्रश्न को जब मैं पढ़ा ना, तो मुझे इसमें डाउट क्लियर हो गया। मुझे लगा कि यार नहीं यार, 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान तो लागू हुआ था, लेकिन ये न्यायालय के बारे में मुझे नहीं पता, न्यायालय के बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं है ना। मुझे फीलिंग आ गई। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं शॉर्ट नोट्स अपने बनाऊँगा है ना इस क्वेश्चन के, तो मैं ये बातें लिखूँगा है ना, इसके इसी पॉइंट को, इसी, अब मान लेते हैं ये जो दो पॉइंट है, दो में से एक पॉइंट मुझे नहीं पता, एक पॉइंट मुझे अच्छे से पता है। तो जो पॉइंट मुझे अच्छे से पता होगा उस पॉइंट के मुझे नोट्स नहीं बनाने हैं, जो नहीं पता होगा उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब कोई क्वेश्चन ऐसा हो गया ना, जैसे ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था, अच्छे से आ रहा था, लेकिन मैंने हड़बड़ी में गलती कर दी, या फिर मैंने प्रश्न को सही से नहीं पढ़ा, प्रश्न को जल्दीबाजी में पढ़ा, या फिर मैंने गोला गलत भर दिया, या फिर मैं प्रश्न को समझने में मिस्टेक कर दिया, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी, या प्रश्न की मीनिंग्स गलत समझ ली, कुछ भी, जितने तरीके की गलतियां हो सकती, हमको अपने लाल पेन से वो गलतियां लिखनी है बार बार, कि हाँ यार ये मेरे गलत हुए। मैं अपने शॉर्ट नोट्स दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ताकि उस तरीके से बनेगा तो मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन होगा। जैसे ये शॉर्ट नोट्स है, अब देखिए ये वही उसी टेस्ट का शॉर्ट नोट्स है। तो जैसे मुझे ये एससी का उद्घाटन संविधान संविधान लागू होने के बाद हुआ था, तो एससी का उद्घाटन संविधान लागू होने के बाद हुआ था, ये मैंने एकदम एकदम टू दी पॉइंट बातें लिखी हैं। एससी का उद्घाटन संविधान लागू होने के बाद हुआ था, ठीक, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता था। और एससी का गठन मतलब सुप्रीम कोर्ट का गठन 1935 के एक्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं यार, काउंसिल, जो एक काउंसिल थी, ब्रिटिश काउंसिल, उसका उसका स्थान ली। तो ये बातें मैं लिखूंगा, तो जो पॉइंट मुझे नहीं पता होगा ना क्वेश्चन में, उसी पॉइंट का मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, अन्यथा मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊंगा, है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे दूसरे क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में निभाई जाने वाली भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति की कौन कौन सी भूमिकाएं होती हैं इस पर है, तो वह साहित्य, कला, विज्ञान, है ना, समाज सेवक, विशेष दो व्यक्तियों को लोकसभा में निर्देशित करता है। तो ये मुझे पता है कि नहीं यार, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में निर्देशित करता है, इतना हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी हम शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है चीज़ें।
मान लेते हैं ये कथन मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, इसके शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा। अब एक एक तीसरा हम वो लेते हैं कि मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, तो तब इस क्वेश्चन के कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, जब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे ना, 5-7 लाइन में दी हुई होती है, तो उसमें मुझे कोई ऐसा फैक्ट दिखेगा जो मेरे पीवाईक्यू से हिट करता हुआ होगा। कोई ऐसी बातें दिखेंगी या फिर कोई ऐसा तथ्य दिखेगा जो मुझे नहीं पता है और मुझे लगता है कि हाँ यार, इस टाइप से पीवाईक्यू में पूछा था, तो उस इस तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। तो आप क्या करेंगे, उसको अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरीके से बनता है हमारा शॉर्ट नोट्स। ठीक, अब आते हैं दूसरा हम रिवीजन पर, कि और रिवीजन में क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो रिवीजन में मेरे ख्याल से ये तो हो गया। तो आपको क्या करना है, हर दिन 40 पेज पढ़ना है। 40 पेज कैसे पढ़ना है, स्किप करके 40 पेज पढ़ना है। तो वो जो पीवाईक्यू के आसपास वाले होंगे, जहाँ से पीवाईक्यू हिट करता है, वहाँ पर रुक के पढ़ना है, थम के पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है। 3 जो कैटेगरी मैंने बनाया था ना, पहला बनाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा है केवल इम्पोर्टेंट, और तीसरा है बहुत कम इम्पोर्टेंट, है ना। इसको तो एक है वेरी वी आई कर लेते हैं, एक को केवल आई और एक को आई निगेटिव कर लेते हैं। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको हमें 1 से 2 बार समय देकर पढ़ना है। जो पीवाईक्यू से हिट करते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट होता है जो हल्का फुल्का हिट करता है, बहुत ज़्यादा जानकारी की बात नहीं है वो। और इसको तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा वरीयता इसको देनी है। और एक बार रीडिंग, 2 बार अगर आपने रीडिंग कर ली है किसी भी सब्जेक्ट की, केवल रीडिंग कर ली है इस तरीके से, तो मेरे ख्याल से उसके बाद आपको रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद केवल और केवल जो आप टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अच्छा, शॉर्ट नोट्स में कुछ बातें ज़रूर याद रखना है कि टेस्ट और पीवाईक्यू के ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और एक टेस्ट के शॉर्ट नोट्स अधिकतम 10 पेज में बनने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा लंबा करना है। और शॉर्ट नोट्स बनाना है तो कभी भी मतलब एक पूरी लाइन नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको एक लाइन नोट करनी है कि राष्ट्रपति कला, साहित्य, है ना, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, ये लाइन है। तो आपको इसको कैसे शॉर्ट नोट्स लिखना है, ऐसे सिंपल से, ऐसे कीवर्ड्स केवल लिखते हैं, राष्ट्रपति कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान मनोनीत 12 सदस्य राज्यसभा। ये एकदम कीवर्ड्स लिखना है, क्योंकि ये नोट्स केवल आपको समझ में आना चाहिए। पड़ोसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब दोस्त को, फ्रेंड को, या फिर कोई अन्य जो भी फ्रेंड वगैरह होते हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे मतलब नहीं। आपका शॉर्ट नोट्स आपकी भाषा में, आपके कीवर्ड्स में होने चाहिए, ठीक है। तो आपको करना ये है कि इस तरीके से हर दिन 30 से 40 पे रिवाइज करिए। 2 सब्जेक्ट उठाइए। आपको अगर मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है पढ़ने में, आपको लगता है कि मैं बहुत एवरेज हूँ पढ़ने में, तो आप 1 सब्जेक्ट उठाइए। अन्यथा थोड़ा सा लगता है कि नहीं मैं और ज़्यादा अच्छा हूँ, तो 2 सब्जेक्ट उठाइए। और 10 दिन में टारगेट रख के चलिए कि 1 सब्जेक्ट मुझे ख़त्म करना है, 40 पेज रोज रीडिंग करके। रीडिंग करना है तो केवल कैसे रीडिंग करना है, वही जो पीवाईक्यू से जो कनेक्ट होते हैं उनको ढंग से रीडिंग करना है, रुक कर रीडिंग करना है। जो पीवाईक्यू से कनेक्ट नहीं होते, जो जो पॉइंट, उनको एक बार रीड करें। जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज आजकल के जो है ना, जो भी नए तरीके के लोग हैं, किसी जो चैटिंग करते हैं, मतलब चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अन्य जगहों पर, तो होता है क्या, जैसे मैं खुद भी चैटिंग करता हूँ, मेरे दोस्तों से चैटिंग करता हूँ, तो कई कई बार तो हज़ार हज़ार शब्द हम पढ़ लेते हैं। चैटिंग में ही 2 घंटे लग जाता है, हम 2 घंटे चैटिंग कर लेते हैं। तो 2 घंटे हम पढ़ लेते हैं हज़ार शब्द, लेकिन बुक क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसकी वजह इंटरेस्ट की कमी। तो टाइम देकर और टाइम लिमिट के साथ पढ़ाई करिए ना। किस दिन इस पर ही बात करूँगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और
टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई कैसे करें, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या हो सकता है उसके बारे में। तो रिवीजन कैसे करना है इसके लिए मैं एक बार शॉर्ट में और बता देता हूँ। हो सकता है कि मेरी बातों में बिखराव हो, लेकिन समझना है आपको। शॉर्ट नो ओ क्या कहते हैं, रिवीजन कैसे करना है उसका तरीका सिर्फ यही है कि आपको हर दिन 40 पेज रीड करने हैं और एक सब्जेक्ट जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसके टेस्ट दे देने हैं, है ना। और टेस्ट में जो जो टॉपिक गलत हों, जो जो क्वेश्चन गलत हों, उन टॉपिक्स को एक बार फिर से नोट्स से आपको पढ़ लेना है 4-5 दिन का टाइम लगाकर। इस तरीके से एक सब्जेक्ट में 10 से 15 दिन देकर आप एक सब्जेक्ट को ढंग से टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट कर सकती हो। इससे क्या होगा, आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये भी लोड मत लीजिएगा, जैसे कई बार ना आप लोग मतलब 10 दिन रीड करोगे, है ना, लेकिन आपको याद नहीं आएगा, चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो कई बार तो लोग ये सोच लेते हैं ना कि मुझे यार मैंने इतना पढ़ा लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। याद आना आपका केवल एग्ज़ाम के टाइम जब आप टेस्ट देते हैं उस समय अगर आप चीज़ों को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, उस समय आपको याद आ पा रही हैं चीज़ें, तो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है और उतना ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ में नहीं लेना है, और नॉलेज पढ़ाई करनी है तो केवल और केवल टेस्ट सीरीज और एग्ज़ाम को फोकस करके पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब बहुत बड़ा विद्वान बनना है, पीएचडी करना है, या किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना। कई लोग तो इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाई करते हैं, तो इम्प्रेस बिल्कुल नहीं करना है। एकदम शॉर्ट में पढ़ाई करना है, अपनी काम से काम रखना है, जो भी मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, फालतू को चीज़ों को स्किप करके इग्नोर करके चलना है। इग्नोर और स्किप नहीं, मतलब जनरल रीडिंग करनी है सबकी। तो इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से आपकी हैबिट बढ़ेगी, रीडिंग हैबिट बढ़ेगी। किसी दिन इस पर भी बात करूँगा कि रीडिंग हैबिट को कैसे बढ़ाएं और कैसे अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम दूर रखें। एक दो चीज़ और बोलना चाहूँगा लास्ट में कि आजकल ना मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि पढ़ाई को एक मतलब यूपीएससी की तैयारी को लगता है कि मतलब वो कलेक्टर बन ही गए हैं। ये मतलब बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा मतलब एकदम 24 घंटे बिजी नहीं। आपको एक ह्यूमन बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है, क्योंकि भारत सरकार को जो ऑफिसर चाहिए वो एक एप्टीट्यूड बेस्ड ऑफिसर चाहिए, जो देश के काम आ सके, जो मतलब जनता को, देश को, सबको साथ लेकर चल पाए। ऐसा ऑफिसर नहीं चाहिए हमें जो मतलब पूरा दिन ये बोले कि नहीं मैं बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब 24 घंटे। तो ऐसे ऑफिसर की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप एक सामान्य इंसान बनिए, एक जनरल इंसान बनिए, जिसके अंदर थोड़ी सी कॉमन सेंस हो, थोड़ी बहुत मतलब हंसी मजाक, थोड़ा बहुत हर चीज़ हो, मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में हर चीज़ हमारे अंदर होना ज़रूरी भी है। हमें मशीन नहीं बनना है, हमें ह्यूमन बनना है। ये बातें हैं। और दूसरा ये है कि मान लीजिए कि आपसे, जैसे मैंने आज बता दिया आपको कि 40 पेज रोज रीड करना है। अब मान लीजिए कोई गया 5 पेज भी रीड नहीं कर पाया, तो इससे पैनिक नहीं होना है, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। वो सब फालतू बातें नहीं। एक चीज़, एक लाइन है, मतलब मुझे लाइन तो याद नहीं आ रही, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप कंटिन्यू करते हो, भले से ही आप, एक व्यक्ति है जो 40 पेज रीड करने की क्षमता है लेकिन कर नहीं पाता, रोज़ कर नहीं पाता, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो रोज़ कर नहीं पा रहा है कंटिन्यू। लेकिन आप में 10 पेज ही रीड करने की क्षमता है, लेकिन आप कंटिन्यू रोज़ कर रहे हो, तो एक न एक दिन सफलता इसी व्यक्ति को मिलेगी जो 10 पेज ही सही लेकिन रीड कर पा रहा है। तो आपकी कैपेसिटी जितनी हो उतनी ही पढ़ाई करो, लेकिन रोज़ करो, कंटिन्यू करो, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना। उससे क्या होता है कि हमें हमेशा पढ़ने की आदत रहती है और हमेशा हम एनर्जेटिक माहौल में रहते हैं। एक एक टीचर्स ने एक बात कही थी, मतलब किसी टीचर्स ने कही थी, यूट्यूब पर मैंने देखा था। उन्होंने एक बात कही कि भारत देश में पुलिस को अगर हम दौड़ाएं, मतलब पुलिस को अगर हम बोल दें दौड़ने के लिए, तो मतलब पुलिस दिन रात जाकर काम नहीं कर सकती, दिन रात जाकर बॉर्डर पर लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हम जो आर्मी वाले हैं उनको हम इतना ट्रेन करते हैं कि उनको किसी भी परिस्थिति में हम लड़ा सकते हैं। तो दोनों के काम अलग अलग हैं, इसलिए दोनों को ट्रेनिंग्स अलग अलग मिली। तो एक ही 22 साल, 21 साल, 20 साल का लड़का एक यूपीएससी की तैयारी करता है और एक अदर्स एग्ज़ाम की तैयारी करता है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए आप
जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके एप्टीट्यूड को ज़रूर ध्यान में रखिए कि उसमें आपकी कौन-कौन सी वैल्यू माँगी जा रही हैं, है ना? कौन-कौन सी योग्यताएँ आपको माँगी जा रही हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी में नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एप्टीट्यूड है, आपकी समझने की कैपेसिटी है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग है, आपकी व्यावहारिकता है, ये आपको सफल बनाएगी जीवन में। और इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और रात बहुत हो गई, मुझे नींद भी आ रही है। बाय।